हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल दी नॉलेज दरबार में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा आपकी जानते हैं कि आपका पेपर 17 अगस्त से आप लोग का डेट आ चुका है। 17 अगस्त से आप लोग का पेपर स्टार्ट हो गया है। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि आप लोग का 95 to 99% चांसेस है आप लोग का पेपर 17 अगस्त से स्टार्ट होने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अब 100% कन्फर्म हो गया है कि आप लोग का पेपर जो है भैया कब से स्टार्ट होगा, 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी तैयारी को और भी पुख्ता बनाने के लिए ये चैनल एकदम भरसक प्रयास कर रहा है कि आप लोग कम से कम 80 प्लस स्कोर, आप लोग का रॉ स्कोर जो है कम से कम 80 प्लस रहे फ्रेंड्स। तो इसी तैयारी को देखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने आप लोग के लिए ये क्या बोलते हैं ना, साइंस का 25 क्वेश्चन का सेट लाना स्टार्ट कर दिया। तो एक सेट आ चुका है फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो केवल देखने में 25 क्वेश्चन है, बस उसने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समेटा हुआ है, बहुत सारे नॉलेज को समेटा हुआ है। तो कृपया करके आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अब कल आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब साइंस के साथ साथ हमने बोला था कि इस समय आप लोग का जीएस पोर्शन में जो है फ्रेंड्स, आप करंट अफेयर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसी करंट अफेयर को टॉपिक को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, हम लोग आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, ये चैनल आप लोगों के लिए लेके आ रहा है इस करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसे, जिसे हम लोग फ्रेंड बोलते हैं अपॉइंटमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति हाल ही में किनका किस पोस्ट पे नियुक्ति हुआ है, जैसे सेबी का अध्यक्ष कौन हुआ है, सीबीएसई का अध्यक्ष कौन हुआ है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन पिछली बार ग्रुप डी और एनटीपीसी के CBT 1 CBT 2 में देखे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे का अगर कहा जाए तो फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक ये अगर आप लोग बोल सकते हैं तो मतलब कोई गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी बात अब आज जैसे कि अपॉइंटमेंट का वीडियो आ जाएगा, इसके बाद जो आप लोग का इसका सेकंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है करंट अफेयर का, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, सूचकांक बोलते हैं फ्रेंड्स। तो वो भी आप लोग का 1 से 2 दिन में आ जाएगा। मतलब आप लोग का 15 से 16 तारीख तक आप लोग का इस करंट अफेयर का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, हम इस बात की गारंटी लेके करें कि अगर करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप लोग हमारी करंट अफेयर की सारे का सारा वीडियो अगर आप लोग देख के जाएंगे, जितना वीडियो 15 तारीख तक हम ला देंगे फ्रेंड्स, तो वो आप लोग का 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स एकदम कन्फर्म आने ही आने हैं। 5वें क्वेश्चन की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स कन्फर्म आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग का शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट का वीडियो, अपॉइंटमेंट का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन, एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एयर इंडिया जो ये पहले ये सरकारी कंपनी एयरलाइंस थी, और क्या किया अभी इसको इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में इसको 18,000 करोड़ रुपए में टाटा सन्स को दे दिया है। तब ये प्राइवेट कंपनी एयरलाइन हो गई है। तो इसके अध्यक्ष जो हैं, अब किसको इंडियन गवर्नमेंट ने किसको इसे बेचा है 18,000 करोड़ रुपए में, तो टाटा सन्स को भेजा है, तो बेचा है। तो टाटा सन्स के इसमें वर्तमान अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स एन चंद्रशेखरन। तो एयर इंडिया के भी अध्यक्ष इन्हीं को बना दिया गया है, एन चंद्रशेखरन जी को, जो कि टाटा सन्स के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। पहली महिला अध्यक्ष की बात किया है फ्रेंड्स, मतलब इससे पहले सेबी के जितने भी अध्यक्ष बने हैं सभी के सभी लोग पुरुष रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब सेबी की बात करता है, तो इसके अध्यक्ष जानने से पहले, पहली महिला अध्यक्ष जानने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि सेबी का स्थापना कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेबी का स्थापना और सेबी का हेडक्वार्टर। तो सेबी का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1992 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मुंबई में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अब सेबी आप लोग इसका स्थापना वर्ष देख लें, इसका हेडक्वार्टर देख लें, तो अब ये भी आपके मन में डाउट होगा कि सेबी का काम क्या रहता है। तो सेबी का काम यही रहता है, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे, FNQ होता है उसका पार्ट, मतलब सारे चीज़ों में आप लोग पैसा लगाते होंगे। तो उसको वो जो सारा आपका पैसा होता है शेयर मार्केट को जो कौन रेगुलेट करता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई संस्था तो चाहिए होगी फ्रेंड्स। तो उसी शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ही किसको बनाया गया फ्रेंड्स, सेबी को बनाया गया। ये क्या करती है
शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है फ्रेंड्स, सेबी। तो सेबी की इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माधवीपुरी बुचजी बनी है, माधवीपुरी बुचजी बनी है फ्रेंड्स। इसको आप लोग मोस्ट करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फ्रेंड्स, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हर एक देश का एक स्पेस एजेंसी होता है, जैसे कि अमेरिका का एक है नासा। बीच में एक बहुत ज़्यादा मीम आप लोग कैसे थे, वीडियो वायरल हुआ था, नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। तो ये नासा हुआ, इसरो हुआ, तो फ्रेंड्स ये सब हर एक देश का ये स्पेस एजेंसी होता है। तो इसी तरह भारत का स्पेस एजेंसी, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं फ्रेंड। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ नहीं रहेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष को जानने से पहले फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं कि इसका, जैसा कि हम लोग का ये मतलब रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को वो करते चले तो उसको पोस्टमार्टम उस क्वेश्चन का कर दे, मतलब उससे और कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी सिलसिला को जारी रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन या बोले तो स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स। तो राइटिंग मतलब अभी स्टार्टिंग हम लोग के वीडियो को, तो राइटिंग उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा, थोड़ा आप लोग इस बात को, इस चीज़ के लिए माफ़ करिएगा। अब धीमे धीमे प्रैक्टिस जब हो जाएगा फ्रेंड्स, तो राइटिंग भी सुधर ही जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो सुधर ही जाएगा। तो फिर इसका स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स, वो 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था, इसरो का फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है? इसका हेडक्वार्टर हो जाता है फ्रेंड्स बेंगलुरु में हो जाता है, बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है फ्रेंड्स इसरो का। अब इसरो हुआ और उसके बाद एक आ जाता है हम लोग का DRDO। बहुत बार आप लोगों ने DRDO का भी नाम सुना होगा। तो DRDO का और इसरो के हेडक्वार्टर में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आप लोग को क्लियर करा देते हैं। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। दिल्ली में D आता है, उसी तरह DRDO में D आता है। तो आप लोग इससे रिलेट करके चलिएगा कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे दिल्ली में है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे बेंगलुरु में है। और DRDO की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? ठीक इसरो से 11 साल पहले, 1958 में। तो DRDO की स्थापना पहले हो गया था, इसरो का बाद में हुआ। DRDO याद करके चलिएगा 1958 में और इसरो का 1969 में। जहाँ तक हमें बहुत अच्छे से याद आ रहा है फ्रेंड्स, ये NTPC में ये दोनों का दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। DRDO की स्थापना और इसरो का स्थापना वर्ष पूछा गया था, DRDO का मुख्यालय भी पूछा गया था फ्रेंड्स। तो आप लोग NTPC का और CBT1 CBT2 दोनों पेपर सॉल्व करके जरूर जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसके अध्यक्ष की बात करते हैं हम लोग। तो इसरो के इस समय नए अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम है S सोमनाथ। तो S सोमनाथ जी जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, S सोमनाथ जी। इनसे पहले जो थे वो K सिवान जी थे, जिनके समय चंद्रयान लॉन्च हुआ था, चंद्रयान मिशन जो उसे लॉन्च किया गया था, बट वो फेल हो गया था। तो मोदी जी आके इनसे मिले थे, इन्होंने उस समय रो भी दिया था K सिवान जी। तो वो वीडियो हमने देखा भी था, उस टाइम हम लाइब्रेरी में थे। तो फ्रेंड्स K सिवान जी के बाद अब इसके अध्यक्ष बने हैं S सोमनाथ जी बने हैं। तो चलिए अब इसके अध्यक्ष है सोमनाथ जी हो गए। तो DRDO के भी अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा सतीश रेड्डी जी हैं, सतीश रेड्डी जो हैं DRDO के अध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? S सोमनाथ जी हो जाएंगे फ्रेंड्स। इन दोनों के हेडक्वार्टर को आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। D से DRDO, D से दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ना, और इसका इसरो का जो हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। इसरो का स्थापना वर्ष 1969 हो जाएगा, DRDO का स्थापना वर्ष फ्रेंड्स हो जाएगा 1958। चलिए मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बोले तो डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स आप लोग जैसा जानते हैं कि भारत में 2 एजेंसी हैं जो मतलब इसरो के अंडर में काम करती हैं। इसरो उनका पेरेंट एजेंसी है, मतलब मातृ एजेंसी आप लोग बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन सी 2 एजेंसी होती हैं? कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो जाता है और दूसरा हम लोग का हो जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हैं, इसके अध्यक्ष को जानने से पहले, इसके निदेशक को जानने से पहले, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये कहाँ पे स्थित है। इसकी स्थिति पूछता है फ्रेंड्स, मतलब ये किस जगह स्थित है। ये बहुत ज़्यादा अभी हाल ही फिलहाल में किसी के एग्जाम में हमें ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन पूछा गया था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मतलब कहाँ पे स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है वो केरला की राजधानी है। अब आप लोग सोचिए केरला की राजधानी क्या है? तो केरला की राजधानी फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम
तिरुवनंतपुरम में। फ्रेंड्स थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तिरुवनंतपुरम में जो है इसका हेडक्वार्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को। आप लोग इसके डायरेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, क्योंकि लोग DRDO का, इसरो का, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का लोग अक्सर पढ़ के चले जाते हैं, लोग विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नहीं पढ़ के जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर याद करके जाइए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो आप लोग को लोगों से अलग बनाती है, हट के बनाती है, यही क्वेश्चन आप लोग को सेलेक्शन दिलाता है। तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो होगा तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। और इसकी पेरेंट एजेंसी का नाम हमने बता ही दिया कि इसको कौन रेगुलेट करता है। तो इसका पेरेंट एजेंसी की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो ये इसकी पेरेंट एजेंसी जो है DRDO ना हो के इसकी पेरेंट एजेंसी कौन है फ्रेंड्स, इसरो है। इसरो इसकी पेरेंट एजेंसी है। तो इसके अब अध्यक्ष की बात हम लोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर हो जाएंगे फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, हम आप लोग को ये भी बता देते हैं कि जब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की जब बात हमने किया था तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में हो जाता है। इसका ये प्रोजेक्शन केंद्र है, और प्लस इसका भी पेरेंट एजेंसी कौन है, इसरो ही है। और 1971 में सतीश धवन का स्थापना हुआ था। 1963 में फ्रेंड्स विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना हुआ था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का इन सब चीज़ों से नहीं बनेगा, तो आप लोग इतना याद करके चलिएगा। सबसे पहले स्थापना किसका हो जाएगा, DRDO का 1958 में, फिर उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का 1963 में, उसके बाद आ जाता है आप लोग का इसरो का 1969 में, और उसके बाद आ जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का 1971 में। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग याद करते हुए चलिएगा, इनका हेडक्वार्टर भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं IRDAI, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग जैसे यहाँ पे इसका नाम देख रहे होंगे, बीमा नियामक, भारतीय बीमा इंश्योरेंस की बात करती है। तो मतलब फ्रेंड्स हम लोग के भारत में बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने वाली जो कंपनी, बीमा क्षेत्र को देखने वाला जो प्राधिकरण है, तो वो फ्रेंड्स है IRDAI ही ये बीमा क्षेत्र को ये देखती है, रेगुलेट करती है फ्रेंड्स। तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, देवाशीष पांडा जी को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र खुंटिया जी थे, बट अब देवाशीष पांडा जी हो गए। तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है, IRDAI का हेडक्वार्टर हो जाता है फ्रेंड्स हैदराबाद में। IRDAI का हेडक्वार्टर हो जाता है हैदराबाद में, और इसका स्थापना हुआ था 1999 में। अभी हमने आप लोगों को बताया सेबी का, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो फ्रेंड्स सेबी का स्थापना हुआ था 1992 में, IRDAI का स्थापना होता है 1999 में फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा हैदराबाद में, सेबी का हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। ये किसके अंदर काम करती है, हमने आप लोग से बताया बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करती है। तो किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है IRDAI। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैक्सिमम चांसेस है। हम इस वीडियो में आप लोग को टोटल 25 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि नियुक्ति की अगर देखा जाए तो बहुत सारी नियुक्तियाँ, हर एक फील्ड में नियुक्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग नियुक्ति के पीछे ही भागेंगे तो आप लोग का और बाकी टॉपिक बच जाएगा फ्रेंड्स, मतलब आप लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे, उस पर आप लोग विशेष ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इससे बढ़िया मतलब आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टोटल अगर नियुक्ति अगर देखा जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन इसके मोस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से ही घुमा फिरा के सभी सेट में पूछा जाएगा, जितने भी सेट अगर बने होंगे ग्रुप डी के, तो फ्रेंड्स उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो हम सारा का सारा कवर करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं शिक्षा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर बात आ गई है तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षा की। तो शिक्षा अब आप लोग हमें ये बता दीजिए कि शिक्षा जो है कौन से सूची का विषय है। संविधान में अगर जाया जाए तो ये कौन सी सूची के विषय है, समवर्ती सूची की है कि राज्य सूची की, केंद्र सूची की विषय है फ्रेंड्स। तो दिमाग पे जोर डालिए और इसको बताइए शिक्षा कौन सी सूची का विषय है। तो शिक्षा फ्रेंड्स जो है ये समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय शिक्षा फ्रेंड्स समवर्ती सूची का विषय है फ्रेंड्स। शिक्षा जो है फ्रेंड्स ये समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे पहले जो ये शिक्षा जो था फ्रेंड्स ये राज्य सूची का विषय था।
1976 में जो हम लोग का 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 वाला, उसमें जब आप लोग जानते हैं टोटल 5 विषयों को जो है राज्य सूची से निकाल के उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो इसी वजह से उसमें एक विषय शिक्षा भी था। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग जरूर याद करिए करके चलिएगा। शिक्षा जो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पूछता है, कृषि पूछता है, तो कृषि जो है ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य सूची में आ जाता है, बट ये शिक्षा जो समवर्ती सूची में आ जाता है फ्रेंड्स। तो अब समवर्ती सूची में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगी, दोनों नियम बनाएंगी। तो इसी वजह से देखते होंगे आप लोग हर एक स्टेट का अपना बोर्ड होता है। जैसे यूपी का यूपी बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड हो जाता है, वेस्ट बंगाल का हो जाता है, उत्तराखंड बोर्ड आप लोग देखते हैं। मतलब हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड हो जाता है फ्रेंड्स। तो उसी तरह जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक अपना शिक्षा के लिए बोर्ड है, जिसे हम लोग बोलते हैं CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसके अध्यक्ष हो जाती हैं फ्रेंड निधि छिब्बर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग 2-3 बातें ध्यान में रखते हुए चलिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला जो हुआ था फ्रेंड्स, उसमें शिक्षा को जो है राज्य सूची से निकाल कर टोटल 5 विषयों को निकाला गया था राज्य सूची से। तो उसमें जो शिक्षा को भी निकाल के इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया था। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग UGC बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। अगर पढ़ाई के क्षेत्र से देखा जाए तो यही 2 क्वेश्चन हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, CBSE वाला लगा कि UGC वाला लगा फ्रेंड्स। तो अब आप लोग इसमें इसके अध्यक्ष में जाने से पहले आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भैया ये UGC क्या है, मतलब ये क्या काम है इसका, ये क्या करती है भारत में। तो UGC जो है फ्रेंड्स, ये इसका स्थापना 1953 में किया गया था। ये एक आयोग है, 1953 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। स्टडीज रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर, जैसे CBSE का हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में, UGC का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। तो ये थोड़ा आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका स्थापना 1953 में हुआ था। तो भारत में भी इसका काम देख लीजिए, भारत में जो भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे BHU हो गया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, मतलब जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, तो उसको मान्यता प्रदान करता है, उन सब विश्वविद्यालयों को मान्यता कौन प्रदान करता है, तो ये UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उन्हें मान्यता प्रदान करता है। और ऐसे विश्वविद्यालयों और जो कॉलेज होते हैं फ्रेंड्स, जो उनसे रिलेटेड जो कॉलेज होते हैं, उनको धन वितरित कौन करता है, वो UGC ही करता है फ्रेंड्स। और जो भारत में जो हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये लोग तो अपना देखते ही हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन की जब बात आ जाती है तो वो कौन देखता है, वो ये UGC ही देखता है फ्रेंड्स। हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना फ्रेंड्स, ये सब किसका काम हो जाता है, UGC का काम हो जाता है फ्रेंड्स। तो और ये इसका एक और काम हो जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ये काम करती है UGC। तो फ्रेंड्स अब UGC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो UGC के अध्यक्ष हो जाएंगे जगदीश कुमार हो जाएंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर M जगदीश कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। फिर से पहली महिला कुलपति, मतलब इससे पहले इसके जितने भी कुलपति बने सभी के सभी लोग क्या थे, पुरुष थे फ्रेंड्स। तो अब कुलपति आ गया, कुलपति, एक मिनट फ्रेंड्स, एक कुलपति होता है, एक किसके साथ हो जाता है, कुलाधिपति। एक कुलपति होता है फ्रेंड्स, एक कुलाधिपति होता है। किसी भी विश्वविद्यालय में आप लोग संविधान में भी पढ़े होंगे, कुलपति होते हैं भैया, कुलाधिपति होते हैं। तो कुलपति और कुलाधिपति में अंतर क्या होता है, कुलपति होते हैं इन्हीं के साथ एक आ जाते हैं कुलाधिपति आ जाते हैं फ्रेंड। तो कुलपति और कुलाधिपति में अंतर क्या होता है, तो किसी भी विश्वविद्यालय के जो सबसे बड़ा पदाधिकारी वहाँ का होता है तो फ्रेंड्स वो कुलाधिपति होता है। और जनरली जो है हर विश्वविद्यालय के जो भी किसी भी राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ के जो कुलाधिपति होते हैं फ्रेंड्स उस राज्य के राज्यपाल ही होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, BHU हुआ, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हुआ, तो सबके आप लोग कुलाधिपति का देखेंगे तो ये कौन है, यहाँ के आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो कि यहाँ की राज्यपाल हैं। तो अब इनके लेकिन अभी हाल ही करंट का क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी जी ने एक बात कही है, उन्होंने एक आदेश रखा है कि मतलब जो अब विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होंगे अब वहाँ के राज्यपाल न होकर वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे।
तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि कहाँ की गवर्नमेंट ने, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने अपने विश्वविद्यालय को कुलाधिपति को जो है राज्यपाल से हटा के वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो वो है वेस्ट बंगाल फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल है। अब कुलाधिपति की बात हो गई। अब ये राज्यपाल जनरली राज्यपाल होते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में देखिए अभी क्या होता है, मतलब प्रस्ताव पारित किया है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब उसके बाद आ जाती है कुलपति की, कुलाधिपति के बाद वहाँ पे सबसे बड़ा पदाधिकारी जो कौन हो जाता है फ्रेंड्स, तो वो कुलपति हो जाता है। तो ऐसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन बनी है, तो वो बनी है फ्रेंड्स शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी बनी है। ऑप्शन नंबर ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी अगर आप लोग इसको याद रखना चाहेंगे तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमेशा मतलब कंट्रोवर्सी में ही रहता है, हमेशा विवाद में ही रहता है। तो विवाद होता रहता है भैया, तो वहाँ पे मतलब किसी पंडित जी को बुला के शांति का पाठ उठ कराओ कि मतलब वहाँ पे विवाद ना होता रहे। तो आप लोग इससे याद कर लीजिएगा कि यहाँ का जो कुलपति हो जाएंगी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी रेलवे के जॉब में जा रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन मतलब आप लोग के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन को मोस्ट करके चलिएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष इस समय नियुक्त किए गए विनय कुमार त्रिपाठी जी को। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले अध्यक्ष जो थे सुनीत शर्मा जी थे, उनसे पहले जो थे अश्विनी लोहानी जी थे। तो इस प्रेजेंट टाइम में विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। इसमें रेलवे अगर टोटल जोन की बात किया जाए तो फ्रेंड्स इस समय आप लोग जानते ही हैं टोटल कितने जोन है, 17 जोन है फ्रेंड्स, जिनमें से 3 जोन का एडमिट कार्ड दस्ता आप लोग का 7 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बी रेडी, बी केयरफुल, एकदम सीरियस हो जाइए। जो भी चीज़ें आप लोग की बाकी हैं उनके एकदम रिवाइज करके चलिए। चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो आ जाता है इफ़को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर एंड नहीं रहता इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बना है इसका। तो अब जैसा कि हम लोग हर फ्रेंड्स में हर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स की मतलब जो भी हम लोग की कंपनियां आ जा रही हैं, जो भी हम लोग का बोर्ड आ जा रहा है, जो भी हम लोग के विभिन्न पद आ जाए तो उसके पहले उस पद के बारे में, उस कंपनी के बारे में मतलब उनके बारे में जान लेते कि क्या है। तो ऐसे ही हम लोग आइए इफ़को को जानने की कोशिश करते कि इफ़को है क्या। इफ़को जो है सबसे पहले फिर ये भारत में जो है उर्वरक की सबसे बड़ी कंपनी है इफ़को, और ये दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति भी है इफ़को, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। जो भी आप लोग के घर में उर्वरक खाता होगा आप लोग देखते होंगे तो फ्रेंड्स उस पर उस इफ़को द्वारा ये प्रमाणित करता है, मतलब उनको इफ़को ही प्रोवाइड करता है। अगर सरकारी की बात किया जाए तो सबसे बड़ी भारत की उर्वरक कंपनी है इफ़को। तो इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, वो दिलीप संघानी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलीप संघानी जी जो है इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है कि ओएनजीसी में अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। अब ओएनजीसी आप लोग को नाम सुना लग रहा होगा, क्यों नहीं जरूर लग रहा होगा, इस वजह से क्योंकि भारत की जो टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं, भारत की जो टोटल 11 महारत्न कंपनियां उनमें से कंपनी ओएनजीसी भी आ जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। हम भारत में ऑयल का और नेचुरल गैस का ये सबसे बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स। इसके बाद आ जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, लेकिन उससे पहले ओएनजीसी आ जाता है। तो ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, ये अलका मित्तल जी हैं। आप लोग 2 चीज़ें हैं, एक अलका उपाध्याय जी हैं, एक अलका मित्तल जी हैं। अलका उपाध्याय जी जो हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अध्यक्ष हैं। अलका उपाध्याय ये किसकी हैं फ्रेंड्स, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अलका मित्तल जी जो है वो ओएनजीसी की याद है फ्रेंड्स अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स। इसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। अलका उपाध्याय की अगर बात करेगा तो वो NHAI की हो जाएंगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ओएनजीसी की जो हो जाएंगी अलका मित्तल हो जाएंगी। दोनों अलका है तो फ्रेंड्स इसीलिए से आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो अलका मित्तल किसकी हो जाएंगी, ओएनजीसी की, अलका उपाध्याय किसकी हो जाएंगी, NHAI की हो जाएंगी फ्रेंड्स। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये तो OIL के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है। अब जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि भारत में ऑयल और नेचुरल गैस की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो वो ONGC है। उसके बाद आ जाता है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड आ जाता है फ्रेंड्स। तो इसके इस समय अध्यक्ष बने हैं रंजीत रथ जी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये भी हम लोग की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है OIL।
ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोग का अगर 17 तारीख से पेपर स्टार्ट है तो मतलब 17, 18 या 19 तक जाते हैं तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें नियुक्त किया गया है राजीव कुमार जी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, इन लोग का जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो CGI होते हैं वो इनकी नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बन जाते हैं। अब जब हम लोग चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं तो भारत में 1989 से पहले जो केवल एक, तो अगर निर्वाचन आयोग की अगर बात किया जाए तो उसमें केवल एक ही सदस्य रहता था 1989 से पहले। लेकिन 1989 में जो है चुनाव निर्वाचन आयोग को फ्रेंड्स 3 सदस्य ही बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो 2 चुनाव आयुक्त हैं वो अनूप चंद्र पांडे जी हैं और राजीव कुमार जी हैं, और इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो राजीव कुमार हैं। तो आप लोग याद करिए इसको, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए 1+2। 1 इसमें कौन आता है? मुख्य चुनाव आयुक्त आ जाते हैं, जो मुख्य होते हैं भैया वो आ जाते हैं, और 2 में कौन आ जाता है? जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो लोग आ जाते हैं फ्रेंड्स 2 में। 1989 से इस पोस्ट को इस चीज़ में इसको 3 सदस्य ही बना दिया गया था भारत के निर्वाचन आयोग को फ्रेंड्स। अब आप लोग अगर निर्वाचन आयोग की बात हो ही गई है तो आप लोग ये याद करके चलिए कि जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है फ्रेंड्स वो केवल एक चुनाव को छोड़ा कर, जो स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका और पंचायत वाले चुनाव होते हैं, उनको छोड़ाकर और भारत के जितने भी चुनाव हो गए हैं भारत सरकार के अंदर, ये भारत के अंदर जितने भी चुनाव हो जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, या फिर CM के पोस्ट का, या फिर प्रधानमंत्री के पद का हो, हर चुनाव लोकसभा से लेके हर चुनाव को उसको कराता है फ्रेंड्स। तो वो जो भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वो केवल एक चुनाव को छोड़ा के, जिसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स, उसको कौन कराता है? जो उस राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है। जैसे यूपी का निर्वाचन आयोग हो गया तो यूपी के स्थानीय स्वशासन, पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव को संपन्न कराते हैं। इस वजह से आप लोग को ये क्वेश्चन बता रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि ये किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये राज्य के जो चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री के पद के जो चुनाव होते हैं, उनको कौन कराता है? तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग भी दिया हुआ था, निर्वाचन आयोग भी दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स वहाँ पर निर्वाचन आयोग उसका आंसर होगा, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आप लोग इसमें ये भी ध्यान रख के चलिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और पंचायती राज दिवस अगर बात करेंगे तो वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों चीज़ें भी आप लोग याद रख के चलिएगा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, अब 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड जैसा कि हमने आप लोग को इसके पहले क्वेश्चन में आप लोग को बताया था कि निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, कैग हो गया, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, महान्यायवादी जिसे हम लोग बोलते हैं, और फिर उसके बाद मतलब ये CGI की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इसी तरह कैग जिसे हम लोग बोलते हैं नियंत्रक के महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो इनका भी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? वो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट आप लोग हमेशा इसको प्रेसिडेंट न बोल के P52 बोला करिए। P52 इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट के पोस्ट का जो उल्लेख है संविधान में आर्टिकल 52 में है फ्रेंड्स, तो P52 इसको आप लोग हमेशा बोला करिए। तो इस सब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट करता है। जब इनका प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में आप लोग जान लिए तो कैग के आर्टिकल के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। इनका आर्टिकल हो जाता है फ्रेंड्स 148, अनुच्छेद 148 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 52 में प्रेसिडेंट के पोस्ट का वर्णन है, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के पोस्ट का वर्णन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इसको स्टार बना के चलिएगा। अब कैग, अब देखिए इसमें नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को कभी कभी कैग मतलब इसको कैग तो बोला ही जाता है, तो कभी कभी फ्रेंड्स में वो ना देखिए केवल कैग दे देता है। अब कहीं कहीं तो किसी एग्जाम में कैग का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। कैग को कई बार लोग समझ लेते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया समझ लेते हैं, बस ये कंट्रोलर नहीं कॉम्प्ट्रोलर होता है। COMPTROLLER हो जाता है, कॉम्प्ट्रोलर हो जाता है फ्रेंड्स। COMPTROLLER कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। या ये फ्रेंड्स इनका काम क्या होता है? अब कैग तो सभी लोग जानते हैं कि एक पोस्ट होता है, आर्टिकल 148 में इनका उल्लेख है। तो कैग क्या करता है कि भारत सरकार की जो भी आप लोग देखते होंगे हर बार बजट आता है कि इस चीज़ के लिए इतना बजट, इस चीज़ के लिए इतना बजट आवंटित हुआ है, तो ये जो भी इन लोग का एक निर्धारण होता है
बजट का। अगर उससे ऊपर कहीं उस बजट से ज़्यादा ऊपर जाके ये लोग अगर खर्च करते हैं, उसकी सीमा को ये लोग अगर पार करते हैं, तो वो सब मतलब इन लोग के सारे जो भी ये लोग बजट तैयार करते हैं, जो भी इन लोग की चीज़ होता है उसका ये लोग जो भी एक्सपेंडिचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर होता है फ्रेंड्स, तो इसको वो ऑडिट कौन करता है, तो वो करता है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। जैसे कि आप लोग को सरल भाषा में बता दें तो जैसे कि आप लोग कांग्रेस के गवर्नमेंट में सुनेंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुने होंगे, और उसके बाद इसमें आप लोग राफेल का बहुत ज़्यादा, राहुल जी ने इसका बहुत ज़्यादा नाम लेके मतलब मोदी गवर्नमेंट को उछाला था, मतलब स्पेक्ट्रम घोटाला, ये क्या बोलते हैं, राफेल घोटाला लेके। तो फ्रेंड्स ये उन लोग को कैसे, ऐसा तो है नहीं कि उन लोग के मन में आ जाता होगा कि नहीं घोटाला वो सपना तो लोग देखते नहीं होंगे, तो उन लोगों को कहाँ से पता चलता है। जो कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि इनको राष्ट्रपति को जो कैग रिपोर्ट जो देता है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को जो उनको रिपोर्ट देता है, तो उसी रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग जब देखते हैं कि नहीं जितना बजट बोला गया था उससे ज़्यादा अगर बजट खर्च हुआ है फ्रेंड्स, तो एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हुआ है, तो फिर उसी के हिसाब से लोग कैग की रिपोर्ट के अनुसार ही ये लोग घोटाला का अनुमान लगा पाते हैं फ्रेंड्स। तो ये कैग के बारे में हो गया। चलिए आप लोग को मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान समय में, अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आप लोग को बता देते हैं कि कैग की बात आ गई है, कैग CAG, ये तो कैग हो गया फ्रेंड्स, आर्टिकल 148। अब इसी तरह एक पोस्ट होता है CGA, जो कैग के अंडर में काम करता है CGA, तो इसमें भारत की CGA कौन है, सोनाली सिंह जी हैं, सोनाली सिंह, ये भारत की इस समय CGA है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इनका CGA का हो जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ, ये आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका भी ऐसे ही कैग का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो ऐसे ही CGA का भी कुछ फुल फॉर्म आप लोग देख के जरूर जाइएगा, थोड़ा हम मतलब दिमाग से स्लिप कर रहा है। चलिए अब मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, CJI की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। 30 में वर्तमान समय में इस समय भारत के जो चीफ जस्टिस है वो NV रमना जी हैं। अब लेकिन 26 अगस्त को ये रिटायर हो जाएंगे। 26 अगस्त से कौन कार्यभार संभालेगा CJI का, तो वो उदय उमेश ललित, UUL उदय उमेश ललित जी संभालेंगे कार्यभार फ्रेंड्स। तो सारा काम सारा प्रोसेस हो चुका है, बस इनको अपना पदभार संभालना है फ्रेंड। तो 26 अगस्त से ये अपना पदभार संभालेंगे उदय उमेश ललित जी। ये जो CJI होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, या इनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की बात आ जाती है फ्रेंड, तो सर्वोच्च न्यायालय का कौन से आर्टिकल में वर्णन, सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है आर्टिकल 124 में, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी, देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट इससे 1-2 क्वेश्चन पहले इनकी बात कर रहे थे कि इनकी भी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स। इनका भी नियुक्ति जो करता है वो प्रेसिडेंट P बावन करते हैं फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के महान्यायवादी की। अब महान्यायवादी होता क्या है, तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है भारत सरकार का, ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ये क्या इनका वर्णन कौन से आर्टिकल में फ्रेंड्स, इनका भी वर्णन आर्टिकल 76 में। अब तक हमने आप लोगों को 2-3 आर्टिकल बता चुका। एक सबसे पहले इसका क्या नाम है, कैग का बताया 148, प्रेसिडेंट का बताया 52, उसके बाद बता दिया आप लोग को सर्वोच्च न्यायालय का 124, उसके बाद बता दिया आप लोग को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है कि भारत सरकार को किसी भी कोर्ट में जैसे कोई भी फैसला, कोई भी मुकदमा या कोई भी इन लोगों के खिलाफ जो भी भारत सरकार को जब भी कोर्ट में अगर पेश करना होता है, तो भारत सरकार को रिप्रेजेंट कौन करता है कोर्ट में, तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो इन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मतलब ऐसा कौन सा भारत सरकार का ऐसा कौन सा अधिकारी है, कौन सा ऐसा पद जो मतलब संसद के दोनों सदनों में या संयुक्त बैठक में जो भाग लेता है, वहाँ पे वो बोलने का उसका भी अधिकार है, भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है फ्रेंड्स। तो वो ये हमारे महान्यायवादी जी को ही ऐसा पावर दिया गया कि भैया आप बोल नहीं सकते, आप बोल सकते हैं या भाग भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को वोट देने का अधिकार नहीं है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के महान्यायवादी होते हैं, उनको किसी भी कहीं भी हर जगह उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के क्या होते हैं फ्रेंड्स, महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता के बारे में
है आप लोग का आर्टिकल 165 में। ये राज्य सरकार के प्रतिनिधि करते हैं किसी भी कोर्ट में कोई भी समस्या उत्पन्न होने पे, तो महाधिवक्ता राज्य सरकार को हो जाते हैं, महान्यायवादी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। उनका आर्टिकल 176 होता है, इनका आर्टिकल 165 हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये सरकारी नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं ये लोग अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, लेकिन इन लोग को ये बोला गया है कि आप लोग भारत सरकार के विरुद्ध आप लोग कभी भी कोई भी केस आप लोग, क्योंकि भारत सरकार के ये आदमी होते हैं तो उनके खिलाफ भी कहीं भी कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, इनका भी अपॉइंटमेंट वही करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है। इनके कार्यकाल की अवधि तय नहीं होती है, जैसे कि CGI की तय हो जाती है 65 वर्ष, लेकिन इनके कार्यकाल का अवधि नहीं तय होता है फ्रेंड्स। मुख्य चुनाव आयुक्त का जैसे तय हो जाता है 65 वर्ष या 6 साल, अगर उनका जो दोनों में से जो भी पहले हो जाए, तो ऐसे इनका नहीं होता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, वर्तमान समय में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जानने से पहले आप लोग ये जानिए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण होता क्या है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए विशेष अदालत है फ्रेंड्स। अब पर्यावरण की बात हो गई, इन्वायरमेंट की बात हो गई, तो किसी भी देश को, अगर कोई भी देश है, अगर डेवलपमेंट, अगर उसको डेवलप्ड करना अपने आप को विकास, उस देश का, किसी भी देश का विकास में सबसे बड़ा अवरोधक कौन बन जाता है? तो वहाँ का पर्यावरण बन जाता है। जो वहाँ के पॉल्यूशन हो गए, मतलब जिससे तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं उस देश को डेवलप करने में ये उनका बीच की बाधा बनती है फ्रेंड्स। तो इन्हीं सब चीज़ों को सुधारने के लिए, उन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। साल 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम लाया था, और जिसके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई फ्रेंड्स। अब तक जो है आप लोग इस विशेष अदालत की बात करेंगे तो केवल 3 देश में है। पहला ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा न्यूजीलैंड में, और तीसरा हो जाता है फ्रेंड्स इंडिया में, अपने भारत में हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये 3 चीज़ें ये चीज़ें आप लोग याद रख के चलिएगा। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये क्या करती है कि पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए विशेष अदालत है। इससे कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बोझ भी हल्का हो जाता है, क्योंकि इनके पास खुद ही इतना मुकदमा पड़ा रहता है कि अगर वो लोग पर्यावरण का मुकदमा भी देखने लगे, तो जो इंपॉर्टेंट और मुकदमे हैं तो उन पर वो लोग सुनवाई में देरी हो सकती है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं उनका भी बोझ ये हल्का करता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं आदर्श कुमार गोयल जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाल ही में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं कि भारत सरकार एक मंत्रिमंडल होता है, उन मंत्रिमंडल को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, मतलब उन लोग को सलाह देने के लिए फ्रेंड्स सलाहकार की नियुक्ति की जाती है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाते हैं, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हो जाते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार होते हैं, प्रधानमंत्री जी के तो प्रधान सचिव भी होते हैं। तो वैसे मतलब ऐसे हर विभाग के लिए अलग अलग सलाहकार की नियुक्ति की जाती है फ्रेंड्स। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है फ्रेंड्स, वो हैं अनंत नागेश्वरन जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात हो गई है, तो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भी आप लोग बात देख लीजिए। वो तो लोग जानते हैं कि भारत सरकार की अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाए सैन्य मामलों में, सुरक्षा के मामलों में, तो जिन्हें अजीत डोभाल जी हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के वो हेड है फ्रेंड्स। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री जी हैं फ्रेंड्स। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। योजना आयोग को हटा के नीति आयोग लाया गया था। 1 जनवरी 2015 में लाया गया था फ्रेंड्स। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के लाया गया था। किसके जगह पे? योजना आयोग के जगह पे फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। जैसे योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसके अध्यक्ष जो हैं फ्रेंड्स, ये डॉक्टर सुमन कुमार बेरी जी हैं उपाध्यक्ष। और इसके CEO भी अभी नए नियुक्त हुए फ्रेंड्स, उनका नाम है परमेश्वरम अय्यर, PA साहब जी हैं, परमेश्वरम अय्यर इसके CEO हैं फ्रेंड्स। तो ये भी आप लोग जरूर याद करके चलिएगा। हमने सोचा था आपको एक ही क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। परमेश्वरम अय्यर जी हैं जो इसके CEO नियुक्त हुए हैं, उपाध्यक्ष जो है फ्रेंड्स वो सुमन कुमार बेरी जी नियुक्त हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आप लोग एक क्वेश्चन पहले इसका डिस्कस किया था कि जैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, वैसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। तो इसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद
इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, सोनू सूद जी से याद रख सकते हैं। सोनू सूद जी जो कि कोरोना में भारत सरकार मतलब भारत के लोगों को, आम जनता को बहुत हेल्प किया था, तो उन्हीं से आप लोग रिलेट करके ऐसा रखिए कि वैज्ञानिक जो है कोविड-19 के लिए, ये वैज्ञानिक नहीं हम लोग के लिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्हीं ने हम लोग के लिए कोविड-19 का डोज लाया था फ्रेंड्स। तो ये ऐसे ही आप लोग याद रख के चलिएगा। सोनू सूद, अजय कुमार सूद, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे, अजय कुमार सूद हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भारत सरकार का ये अभी लेटेस्ट पोस्ट ये है, राष्ट्रीय पहला पोस्ट, मतलब ये हाल ही फिलहाल में ये पोस्ट बनाया गया है, राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक। तो ये अब ये किस लिए बनाया गया है ये भी आप लोग जान लीजिए। समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स इस राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक पोस्ट बनाया गया है, क्योंकि 26/11 को जो मुंबई का जो आप लोग टेररिस्ट हमला जो है वो तो याद ही होगा फ्रेंड, उसको कौन भूल सकता है। तो 26/11 को जो टेररिस्ट जो आए थे मुंबई में, तो वो कराची से मुंबई कैसे आए थे फ्रेंड्स, वो समुद्री रास्ते से आए थे। 26/11 का जो हमला हुआ था, समुद्री हमला, अरे मुंबई पर जो हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल में, तो यहाँ पर जो टेररिस्ट आए थे फ्रेंड्स वो कैसे आए थे, वो समुद्री मार्ग से ही आए थे, कराची से मुंबई, कराची टू मुंबई वो कैसे आए थे, तो समुद्री मार्ग से ही आए थे फ्रेंड्स। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पोस्ट का मतलब निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय समुद्री समन्वयक। इसके पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, जी अशोक कुमार जी हो जाएंगे इसके पहले अध्यक्ष। ये लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के MD और CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त कर दिया गया है, मतलब इससे भी पहले ये उसी पोस्ट पे थे, यही उसके MD और CEO थे। तो TCS जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एक IT कंपनी है फ्रेंड्स, ये IT कंपनी है। तो इसके MD और CEO फिर से नियुक्त कर दिया गया है राजेश गोपीनाथन जी को। चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, तो जितने भी हम लोग के प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामलों की मतलब सभी मामलों की जानकारी इन्हीं के पास होती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसी बोर्ड के पास होती है। प्रत्यक्ष कर के बारे में जानकारी कौन देता है फ्रेंड्स, वो CBDT, उसको रेगुलेट कौन करता है, तो CBDT करती है। अप्रत्यक्ष कर के बारे में आप लोग जैसा कि GST अप्रत्यक्ष कर है, तो उसके बारे में हम आप लोग को इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। तो CBDT के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं फ्रेंड्स, वो नितिन गुप्ता जी हो जाते हैं, नितिन गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, नितिन गुप्ता जी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। CBIC जैसे CBDT था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो वैसे ही CBIC हो जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो इनडायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करने के लिए, उसकी देखभाल, उसको मतलब उसका देखरेख करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई, संस्था की स्थापना की गई, जिसे हम लोग CBIC बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग का GST कैसा टैक्स है फ्रेंड्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इन सब टैक्स को रेगुलेट करना, इनका देख रेख करना कौन करता है, CBIC करती है फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अब GST की बात आ गई, तो GST कब लाया गया था फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2017 को लाया गया था, 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। 1 जुलाई को ही हम लोग क्या मनाते हैं, GST डे मनाते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग याद करिएगा। GST डे कब मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं फ्रेंड्स। तो CBIC के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो विवेक जौहरी जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CBDT के नितिन गुप्ता जी को, CBIC के विवेक जौहरी जी को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, मानव अधिकार डे या दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा जाता है कि दिसंबर मंथ का अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे कोई होता है तो ये फ्रेंड्स यही होता है, मानव अधिकार दिवस। तो ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं इसके अध्यक्ष, अरुण कुमार मिश्रा।
अरुण कुमार मिश्रा, याद करके एकदम रट के जाइएगा फ्रेंड्स। अब इसमें जो इकबाल सिंह लालपुरा आ जाते हैं फ्रेंड्स, इकबाल सिंह लालपुरा, ये किसके अध्यक्ष होते हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के ये अध्यक्ष हो जाते हैं इकबाल सिंह लालपुरा। और इसमें भगवान लाल साहनी जो हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये अध्यक्ष हो जाते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, और प्रियांक कानूनगो जो हो जाते हैं फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। प्रियांक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार, बच्चे हम लोग के प्रिय होते हैं तो ऐसे याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? प्रियांक कानूनगो हो जाते हैं। भगवान लाल साहनी किसके हो जाते हैं फ्रेंड्स? वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हो जाते हैं। और इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के हो जाते हैं फ्रेंड्स। और अनुसूचित जाति का विजय सांपला, अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान। ये आयोग के अगर इम्पोर्टेंट आयोग की अगर बात किया जाए तो जैसे आप लोग जानते हैं महिला आयोग की जो हो जाती रेखा शर्मा जी, कई दिन से उसी पोस्ट पे भी फिर से उन्हीं को हाल ही फिलहाल उनको राष्ट्रीय महिला आयोग पे उनको फिर से नियुक्त किया गया उसका अध्यक्ष। तो ऐसे 4-5 आयोग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक महिला आयोग जिसके अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जिसके अध्यक्ष जो है भगवान लाल साहनी जी हैं, और तीसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसके अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, और चौथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिसके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। अब पांचवा आप लोग के लिए हो जाता है राष्ट्रीय बाल अधिकार, बाल हम लोग के बच्चे क्या होते हैं हम लोग के लिए प्रिय होते हैं, तो प्रियांक कानूनगो जी हो गए। अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान, अनुसूचित जाति के विजय सांपला। तो फ्रेंड्स ये रहे आपकी इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ, अपॉइंटमेंट यहाँ पे आप लोग का ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अब इससे बाहर तो हमें मतलब तो नहीं लगता है कि इससे बाहर ग्रुप डी जा सकता है, ग्रुप डी का कोई क्वेश्चन इससे बाहर जा सकता है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको बार बार इस वीडियो को, इस 25 क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाइएगा। इस 25 क्वेश्चन में हमने आप लोगों को कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू भी, मतलब ऑप्शन भी उसका समझा के बता दिया है, तो 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग के फ्रेंड्स बन जाते, तो इनको आप लोग जरूर रिवाइज करके जाइएगा फ्रेंड्स। तो धन्यवाद, आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। अब बातें हैं कल आप लोग को, कल या परसों आप लोग से मिलते हैं आप लोग के साइंस के फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।